अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 2 के पार्ट 3 के साथ मैं आपके साथ हूँ जी। हमने इस चैप्टर में पहले हमने बात 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 की थी वो तमाम सर्विसेज जो ओएस करता है हमें प्रोवाइड करता है। फिर हमने बात बात की थी ओएस के मुख्तलिफ इंटरफेसेस की। फिर हमने बात बात की थी कि सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। फिर हमने कुछ सिस्टम प्रोग्राम की बात की थी। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं डिज़ाइन, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन ओएस की, फिर हम उसके स्ट्रक्चर की डीबगिंग की, जनरेशंस की और सिस्टम बूट की बात करेंगे। सबसे पहली बात कि आजकल के ओएस इतने कम्प्लेक्स होते हैं कि उनका कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं होता, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी अप्रोचेस हैं जो कि सक्सेस स्टोरीज के तौर पे जानी जाती हैं और आज हम वो डिस्कस करने के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिए कि ओएस का जो डिज़ाइन है वो प्योरली डिपेंड करता है आप यानी कि ओएस से कौन कौन सी सर्विसेज को लेना चाह रहे हो। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओएस कैन वेरी वाइडली। स्टार्ट द डिज़ाइन बाय डिफाइनिंग गोल्स एंड स्पेसिफिकेशन। आपने कोई भी अगर ओएस डिज़ाइन करना है तो आपने गोल्स और स्पेसिफिकेशंस को डिज़ाइन करना है, लिख लेना है, लिस्ट आउट कर लेना है आपने कौन कौन सी गोल्स को अचीव करना है और कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस पे। ये हार्डवेयर बेस्ड है और ये आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया, ठीक है। गोल्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं रफली, एक यूज़र के लिहाज से और एक हार्डवेयर के लिहाज से या सिस्टम के लिहाज से। यूज़र को हमेशा चाहिए होता है कि उसका ओएस कन्वीनियंट होना चाहिए, इजी टू यूज़ होना चाहिए, इजी टू लर्न होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। रिलायबल इन अ सेंस कि अगर वो 4 घंटे कंटिन्यूसली करता है काम तो ओएस को अपनी तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज और फंक्शनलिटीज़ उसे ऑफर करनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर वो उसे 4 दिन भी मुसलसल यूज़ करे तब भी ओएस अपनी तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज और तमाम सर्विसेज उसे प्रोवाइड करे। सिस्टम कॉल क्या होने चाहिए जी, क्या होते हैं कि इजी टू डिज़ाइन होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन उसकी ऐसी होनी चाहिए कि वो इजीली इम्प्लीमेंट हो जाए, फिर उसे बाद में उसे मेंटेन भी किया जा सके। वो इस किस्म का फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर मैं कोई न्यू मॉड्यूल ऐड करना चाहूँ तो वो इजीली ऐड हो सके, रिलायबल हो यानी कि और सेफ हो, एरर फ्री हो और एफिशिएंट हो, ठीक है। यहाँ पे एक एक बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं को अब हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि हमारी पॉलिसी क्या है और हमारा मैकेनिज्म क्या है। हम इन्हें अलग अलग लेके चलेंगे। पॉलिसी को हम ऐसे करते हैं डिफाइन क्या होना चाहिए, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे होना चाहिए। इन दोनों को अलग-अलग करने का हमें फ़ायदा ये होता है कि जब ओएस को आप डिज़ाइन करने के लिए जा रहे होते हैं तो आपने जो जो काम करने हैं वो एक लेवल पे देखें और किस लिहाज से कर रहे हैं वो दूसरे लेवल पे देखें, ठीक है, ठीक है। तो गोल्स डिफाइन जब आप कर लेंगे यानी कि अगर आप कोई पॉलिसी बना लेंगे तो मैकेनिज्म जो भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए सी कर रहे हैं यूज़ तो पॉलिसी में फ़र्क नहीं आएगा। अगर आप पाइथन कर रहे हैं यूज़ तो भी पॉलिसी में फ़र्क नहीं आएगा। अगर आप वीबी कर रहे हैं यूज़ या विजुअल बेसिक कर रहे हैं यूज़ तब भी कोई फ़र्क नहीं आता है, ठीक है। इसका मेन फ़ायदा ये है। मैकेनिज्म डिटरमाइन हाउ टू डू समथिंग, पॉलिसी डिसाइड व्हाट विल बी डन। ये ऊपर पहले बात कर चुके हैं। द सेपरेशन ऑफ द पॉलिसी फॉर मैकेनिज्म is very important principle. It allows maximum flexibility if policy decisions are to be changed later. For example, specifying and designing an OS is a highly creative task of software engineering. जब भी आप पॉलिसी डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वो तमाम असूल मॉडल्स स्ट्रक्चर जहन में रखते हैं जिन्हें यूज़ करते हुए हम कोई ना कोई काम करते हैं जो कि बाद में हमारा मैकेनिज्म कहलाता है, ठीक है।
इम्प्लीमेंटेशन को हम एक दफ़ा और से देख लेते हैं। आपका हर ओएस आपकी असेंबली लैंग्वेज के साथ तो डील करेगा ही करेगा। तो आपकी सिस्टम प्रोग्रामिंग जो भी होगी वो एल्गो PL1 वगैरह में होती है, लेकिन आजकल के जितने भी हमारे ओएस हैं वो कॉमनली आपकी C या C++ में लिखे जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली अ मिक्स ऑफ अ लैंग्वेज आजकल कर रहे हैं यूज़। हम सिस्टम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं C और C++ में। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए हम पर्ल, पाइथन, शेल, VB ये सारी लैंग्वेजेस कर रहे हैं। पाइथन का यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि एक्चुअली उसकी तमाम लाइब्रेरीज जो हैं वो हम C या C++ में डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी रिलायबल भी है, एरर फ्री भी है, मेंटेनेबल भी है, और इसे इम्प्लीमेंट भी बड़ी इजीली किया जा सकता है। मोर हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो ईजी टू पोर्ट टू अदर हार्डवेयर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं। ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है। Emulation can allow an OS to run on non-native hardware। एक इल्यूमिनेशन का एक कंसेप्ट है जो कि आपको जो आपको अलाउ करता है कि आपका OS एक हार्डवेयर के बजाय मल्टीपल हार्डवेयर पे चल सके। जी, अब हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जनरल पर्पस OS इज़ वेरी लार्ज प्रोग्राम। जैसे हम पहले देख चुके हुए हैं कि आपका OS आपको सर्विसेज देता है, हार्डवेयर को मैनेज करता है और यूज़र की तमाम प्रोसेसेस को मैनेज करता है। काफ़ी बड़ा और हेक्टिक टास्क है। ठीक है, तो वेरियस वेज हैं उसे स्ट्रक्चर करने के लिए। तो हम उसके मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर अवेलेबल है हम उन्हें रफली आज देख लेते हैं। डॉस, यूनिक्स, लेयर्ड और मैकिंटॉश या माइक्रो कर्नल। डॉस MS डॉस के नाम से भी जिसे याद किया जाता है। एक्चुअली ये क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बनाया गया था कि आपको यूज़र को फास्टेस्ट सर्विसेज दे। ठीक है जी, एक्चुअली करता क्या, हम इसका मॉडल कर लेते हैं। ये यूज़र के प्रोग्राम्स को सिस्टम प्रोग्राम्स के साथ अटैच करके ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और आपके जो बेसिक ड्राइवर्स हैं ना उनके साथ कम्युनिकेट करके इस एक एप्लीकेशन को रन कर लेता है। ठीक है, और ये उसकी कैशे ये डायरेक्टली यूज़र एप्लीकेशन जो है आपकी बायोस के साथ भी कम्युनिकेट कर सकती है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक और सिंपल तरीन था। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड था और एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता था। नेक्स्ट यूनिक्स, जो कि थोड़ा सा सिंपल नहीं है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। एक्चुअली ये करता क्या है, इसने लिमिटाइज कर दी है हार्डवेयर की फंक्शनैलिटी को, इन अ सेंस कि ताकि यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते। ठीक है, शुरू में हमारे जो लिनक्स का स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। ठीक है, और इसमें दो अलग अलग पार्ट हैं, द कर्नल और सिस्टम प्रोग्राम। अब हमारे जो सिस्टम प्रोग्राम्स हैं उसमें हमारे पास सिस्टम कॉल्स आ जाती हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, और जो हमारा कर्नल होगा वो क्या करेगा, फाइल स्ट्रक्चर, CPU शेड्यूलिंग, मेमोरी, ये सारी चीज़ें, इस सारे मैकेनिज्म को, इस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए ये डायग्राम बहुत चाहिए। यूज़र एंड लेवल पे बैठ के कोई शेल या कमांड एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसे डिकोड कर देते हैं, और सिस्टम लाइब्रेरीज को यूज़ करते हुए हम कर्नल मोड में शिफ्ट होते हैं, और इनकी आपस में कम्युनिकेशन मैसेज पासिंग के थ्रू होती है। ठीक है, यहाँ पे हम सिग्नल
टर्मिनल्स हैंडलिंग करते हैं, फाइल स्ट्रक्चर, सीपीयू शेड्यूलिंग, ये सारे के सारे काम होते हैं, ठीक है। और ये सारा मोड जो है ये आपका टर्मिनल कंट्रोल डिवाइस ड्राइवर फिजिकल मेमोरी के साथ हार्डवेयर लेवल पे उससे कम्युनिकेट कर रहा होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारा लेयर अप्रोच। लेयर्ड अप्रोच ये है जी हमारे पास कि हमारा ओएस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लेयर्ड ईच लेयर, एक के बाद दूसरी फिर तीसरी एंड चौथी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कम्युनिकेट करना चाहूँ तो लेयर एन से n-1 n-2 अप टू 0, सबसे जो एंड वाली है वो आपकी हार्डवेयर लेयर होती है, ठीक है। ये आपकी ऐसी की बहुत ही मशहूर टेक्निक है, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा ओएस की स्ट्रक्चर और डिज़ाइन में यूज़ नहीं होती है जी, ठीक है। नेक्स्ट है जी माइक्रो कर्नल एक ऐसी टेक्निक है कि हम कर्नल जो हमारे प्रोसेसेस हैं उन्हें हम शिफ्ट कर रहे हैं कर्नल मोड से यूज़र मोड पे। मतलब ये कि जो हमारे प्रोसेस की जो कोई भी जॉब है उसकी जो प्रोसेसिंग है ना वो हम कर्नल मोड में एग्जीक्यूट या परफॉर्म करने के बजाय यूज़र मोड पे ही कर लेते हैं। इससे एक तो हमारा कर्नल जो है प्योर कर्नल वो सिक्योर हो जाता है, रिलायबल हो जाता है, वो बिजी नहीं होता, ठीक है। और यूज़र मोड पे ही बहुत सारी प्रोसेसिंग हो जाती है। ये आइडिया सबसे पहले एप्पल मैकिंटॉश ने इंट्रोड्यूस करवाया था, मैक ओएस एक्स कर्नल के नाम से या डार्विन के नाम से ये मशहूर हुआ था। और माइक्रो कर्नल और ओरिजिनल कर्नल के दरमियान कम्युनिकेशन आपकी मैसेज पासिंग के थ्रू ही होती थी, ठीक है। इसके फायदे क्या होते हैं? इजी टू एक्सटेंड माइक्रो कर्नल, क्योंकि अब हम यूज़र मोड की बात कर रहे हैं या यूज़र कर्नल की बात कर रहे हैं, या हम एक ऐसे कर्नल की बात कर रहे हैं जो कि कर्नल मोड में नहीं है बल्कि यूज़र मोड में है, तो हम माइक्रो कर्नल की फंक्शनैलिटी वहाँ पे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उस मॉड्यूल ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमारा ओरिजिनल कर्नल अब छोटा हो गया है तो हम ईजिली उसे पोर्टेबल easy to port the OS to the new architecture, हम नए आर्किटेक्चर में उससे इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मोर रिलायबल हो गया और बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गया। और कुछ और इश्यूज हैं जी, परफॉर्मेंस ओवर ऑफ द यूजर स्पेस ऑफ द कर्नल स्पेस कम्युनिकेशन। सिर्फ ओवरहेड ये हुआ कि आपकी जो यूजर स्पेस है वहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग का वर्कलोड बढ़ गया। इस सारे स्ट्रक्चर को फिर से हम करते हैं डिफाइन डायग्राम में। यूज़र मोड में सिर्फ आपकी एप्लीकेशन थी और सिस्टम सर्विसेज थी, ठीक है, जो कि कम्युनिकेट कर रही थी। अब डिवाइस ड्राइवर्स, फाइल सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम हम सारी की सारी ले आए हैं जी यूज़र मोड में, ठीक है। और उन्हें सपोर्ट करने के लिए माइक्रो कर्नल आ गया जो कि आपका कर्नल मोड ही है लेकिन वो यूज़र स्पेस में है, ठीक है। वहाँ पे आप सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन सारे के सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। और कर्नल आपका यहाँ पे है तो वो इजीली मैनेजेबल है, सिक्योर है। यहाँ पे अगर ये वाला सीपीयू जो यहाँ पे कोई अगर जॉब मौजूद है और वो अगर एक ऐसी जॉब है जो कि एक हार्डवेयर कंट्रोल करना चाहती है, ठीक है, क्योंकि ये यूज़र मोड में है और इसने ये वाला हार्डवेयर होल्ड कर लिया हुआ है, तो मैं कर्नल मोड पे बैठ के उसे इजीली रिलीज करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल कर्नल है वो सेपरेट है, कर्नल मोड में पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो मेरा माइक्रो कर्नल है वो यूज़र मोड में मौजूद होता है, ठीक है जी। मॉड्यूल्स क्या होते हैं जी? ये लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स है और ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है। इससे होता क्या, हमें फ़ायदा ये होता है कि हम कुछ भी नए मॉड्यूल्स, कोई बग्स हम इजीली इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इससे हमारा सिस्टम कम स्पेस में, कम मेमोरी यूज़ करते हुए, कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए ज़्यादा फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है। और ये सन सोलारिस और लिनक्स में इम्प्लीमेंट किया गया था।
इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल कर्नल है जी, उसमें ये तमाम मॉड्यूल एज रिक्वायरमेंट ऐड किए जा सकते हैं वन बाय वन। मिसाल के तौर पर अगर मुझे बस के साथ साथ कोई मुझे शेड्यूलिंग करनी है, तो या कोई ऐसी जॉब आ गई है जिसका कंसर्न सिर्फ ये दो मॉड्यूल्स हैं, तो ये दो मॉड्यूल्स लोड होंगे और यही कि यही प्रोसेसर इन्हें एग्जीक्यूट करेगा। अब ये देखिए, इस पॉइंट पे आपकी मेन मेमोरी कितनी ज़्यादा बच गई, सेफ हुई, रिसोर्स यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, ठीक है। और आगे से कोई और प्रोसेस आता है तो हम उसे कोई और मॉड्यूल ऐड अप करा सकते हैं। हाइब्रिड क्या टेक्निक है कि आप मल्टीपल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। मोर मॉडर्न ओएस आर एक्चुअली नॉट वन प्योर मॉडल। हाइब्रिड कम्युनिकेट मल्टीपल अप्रोचेस, ठीक है जी। उसमें हम सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी और ये चीज़ें हम अचीव करते हैं। विंडोज़ जो है मोस्टली मोनोलिथिकल होती है, प्लस माइक्रो कर्नल फॉर डिफरेंट सिस्टम्स, ठीक है जी। एप्पल मैक ओएस एक्स हाइब्रिड लेयर्ड एक्वा और कोआ बेस्ड है, ठीक है। और इसमें हम कोआ एक प्रोग्रामिंग का इन्वायरमेंट है जिसमें ये सारा कुछ डिज़ाइन किया गया है। नोटेबली द कोआ का जो है ये, इसकी एपीआई जो है वो ओरिजिनली डिज़ाइन की गई थी सी में, ठीक है। और जो आपके पास बी एस डीज हैं वो भी इन्हीं पे ही बेस करते हैं, ठीक है जी। इस हाइब्रिड मॉडल को हम कुछ ऐसे देख सकते हैं। एक्वा आपके मैकिन्टॉश का एक GUI है, ठीक है, जो कि आपका कम्युनिकेट करता है एप्लीकेशन या सर्विसेज की। और वहाँ पे कौन कौन सी हमारे पास लैंग्वेज है, जावा, कोवा, क्विक टाइम, BSD बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपका फ्री BSD है, ये आपका यूनिक्स का मॉडल है। इसलिए और हमने पहले ही ये बात मैं आपको बता चुका हुआ हूँ कि आपका जो लिनक्स का जो कर्नल है वही का वो सेम टू सेम इम्प्लीमेंट हुआ है आपके एप्पल मैकिन्टॉश में, ठीक है। तो मैक में आपका BSD है और वहाँ पे आपकी OS IO किट है और आपकी कर्नल एक्सटेंशन मौजूद है। ये उसका स्ट्रक्चर है जी। नेक्स्ट है जी आपका iOS का स्ट्रक्चर है जी, और इसमें आपका सॉरी, ये आपके आईफोन्स के लिए और आईपैड्स के लिए है। हम इसे सिंपल ये देख लें कि आपका कोर OS है, कोर उसकी सर्विसेज है। सिर्फ फ़र्क उन्होंने ये किया है कि आपकी मीडिया सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए आपको कोकोआ टच इंट्रोड्यूस करवा दिया है। आपको एक बात बताता जाऊँ कि सबसे पहले जो आपका टच इंटरफेस था वो इंट्रोड्यूस करवाने वाला एप्पल iOS है। आई थिंक ये वर्जन का 2 था, 2 या 3, आई थिंक, ये मुझे कन्फर्म याद नहीं है, जिसमें आपका टच इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और उसके पीछे जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की API है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C++ बेस्ड है और हम उसे कोकोआ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका एंड्रॉयड है जी। ये आपका गूगल ने डिज़ाइन किया हुआ है, ये भी आपका लिनक्स बेस्ड है। आप इसे यूनिक्स बेस्ड भी बोल सकते हैं। ये आपको प्रोसेस मैनेजमेंट से लेकर मेमोरी मैनेजमेंट, हार्डवेयर रिसोर्सेस सबको यूज़ करता है और आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। आजकल आपके जितने भी हैंड हैंडल्ड डिवाइसेस हैं या आपके PDS हैं या आप उन्हें क्या बोलते हैं, स्मार्टफोन्स, तो 70 to 80% जो यूज़र हैं, तो आपका इनके मार्केट शेयर हम एंड गूगल एंड्रॉयड के पास ही है।
इसमें एंड्रॉयड APIs एक्चुअली आपकी जावा क्लासेस पे होती हैं बेस, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है, बेस आपके लिनक्स कर्नल पे ही है, ठीक है। जो आपकी एंड्रॉयड रन टाइम एक्टिविटीज़ होंगी वो सेपरेट देखी जाती हैं, और आपकी लाइब्रेरीज हैं वो अलहदा से हैं। ये एक आपकी बेस प्रोवाइड करती हैं आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, जो कि एक्चुअली सर्विसेज प्रोवाइडर है आपकी यूज़र एप्लीकेशंस को। ठीक है जी, ज़्यादा इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम डीबगिंग क्या है? डीबगिंग का कंसेप्ट ऐसे लें कि आपका ओएस चलते चलते किसी ऐसे पॉइंट पे आ गया है कि अब उसे समझ नहीं आ रही कि अब यूज़र के इस प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करना है, यानी वो स्टक हो जाता है, ठीक है। डीबगिंग क्या है? ये बग हो गया। डीबगिंग क्या है? उस बग को फाइंड आउट करना और रिमूव करना, ठीक है। ओएस एक्चुअली हमारे तमाम ओएस जो है वो इस चीज़ को नहीं मानते कि हमारे ओएस में बग है, लेकिन ओएस में बग्स होते हैं, ठीक है। और तमाम ओएस टाइम टू टाइम उससे बग्स को फाइंड आउट करके उन्हें रिमूव करते रहते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ उन्हें अपडेट के लिहाज से देता है या पैचेस के लिहाज से देता है। iOS जो है वो भी आपको नए वर्जन्स में सिक्योरिटी पैचेस के तौर पे देते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं लिनक्स की, तो उसकी एक कम्युनिटी है जो कि आपके बग्स 24/7 उन्हें आइडेंटिफाई करती है और उनके बग्स रिमूव करती रहती है। जब आप उसे खुद से सिस्टम को अपडेट करते हैं, अपडेट और अपग्रेड, तब आपको नया वर्जन दिया जाता है, वरना नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र के पास ये पावर है कि वो आपके बग्स रिमूव करते हैं, यानी कि आपकी अपडेट ले या ना ले। डीबगिंग इज फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स और बग्स। OS जनरेट लॉग फाइल्स containing error information। लॉग फाइल्स आपकी डी ट्रेसिंग का कंसेप्ट है, जो हम अभी आगे जाके देखते हैं। फेलियर ऑफ एन एप्लीकेशन कैन जनरेट कोड डम्प्स। OS फेलियर कैन जनरेट कैश डम्प्स, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के आपके डम्प्स हैं। आपकी एप्लीकेशन जो होती है वो आपकी कोड डम्प्स, और आपके जो OS है वो हम उनके जो फेलियर्स होते हैं उन्हें क्रैश डम्प्स के तौर पे जानते हैं। बियॉन्ड क्रैशेस, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कैन ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, समटाइम यूजिंग ट्रेसिंग्स एंड प्रूफिंग। ठीक है जी, यूज़ करेंगे क्या पड़ेगा, ठीक है। हम ट्यूनिंग कैसे करते हैं? टास्क मैनेजर के बारे में आप सारे लोग जानते हैं कि ये क्या होते हैं। ये इम्प्रूव करता है, ये आपको करंट व्यू दिखाता है उसमें कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन सी एप्लीकेशन करंटली रन हो रही हैं और वो उनकी कंजम्पशन लेवल क्या है। यानी कि अगर आप पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो उसका मेमोरी कंजम्पशन कितना है करंट, और उससे CPU की कितनी अटेंशन गिवन है ये। और यहाँ पे अगर कोई प्रोसेस आपको हॉल्ट मिल जाए या वो यानी कि बग उसमें कोई आ जाता है, तो आप टास्क मैनेजर को यूज़ करते हुए उस ऐप को टर्मिनेट कर सकते हैं। और इस सारे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। ट्रेसेस क्या होते हैं? ये एक टूल है जो आपके सोलारिस, BSD, मैकिन्टॉश, लिनक्स, यूनिक्स सब में मौजूद होता है। एक्चुअली ये एक आपका लॉग फाइल है आपकी एक प्रोसेस की। मैं इस सारी थ्योरी को इस एक डायग्राम के साथ बयान करना चाहता हूँ। ये आपकी जो प्रोसेस है उसके जो इवेंट्स हैं, यूज़र मोड, कर्नल मोड, उनमें सारा आना, ठीक है। 1 बाय 1 एक एक्टिविटी जो वो परफॉर्म कर रहा होता है, जिस मोड में वो शिफ्ट हो रहा होता है, तमाम का तमाम लॉग फाइल होती है, ठीक है। इस लॉग फाइल को यूज़
करते हुए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बग आया कहाँ पे। मिसाल के तौर पे ये एक प्रोसेस की लाइफ लाइन है, ठीक है, और आज 5वीं दफ़ा उस एग्जीक्यूट होते हुए इस पॉइंट पे वहाँ पे बग जनरेट हो गया है। अब इस ट्रेस डी ट्रेस फाइल के इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए मैं सिर्फ इसी फाइल को एडिट करूँगा, यहाँ से मुझे डीबगिंग आसान हो जा रहा है, ठीक है। डी ट्रेस कोड्स टू रिकॉर्ड amount of time each process with user ID 101 is running। ये आपको एक कोड दिया गया जी जिसमें यूज़र आईडी है 101, ठीक है, और उसका जो ट्रैक है वो हो रहा है यूज़, ठीक है। यहाँ पे एक यूज़र आईडी है 101 और ये उसका टाइम स्पैन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये उसका CPU का जो टाइम स्पैन है वो हो रहा है स्टार्ट, ठीक है। ये मैच 6 प्रॉप्स यहाँ पे उसकी हुई है कि यहाँ पे वो कितना हो रहा है यूज़, ठीक है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम की जनरेशंस OS has designed to run on any of a class of machine। हमने शुरू में बात की थी आजकल के OS मॉडर्न ऐसे हैं कि वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, उन्हें इस किस्म से इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। उसका गोल ये होता है कि वो एक से ज़्यादा मल्टीपल मशीन्स पे या मुख्तलिफ मशीन्स पे इम्प्लीमेंट हो सके, रन हो सके, इंस्टॉल हो सके, ठीक है। द सिस्टम मस्ट बी configured for such specific computer sites। सिस्टम जन्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ऑब्टेन करता है इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हार्डवेयर। आपके हार्डवेयर की तमाम सिस्टम की जो की स्पेसिफिकेशन है उन्हें हम पहले से गेट कर लेते हैं, फिर उन्हीं के लिहाज से आपका OS डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया जाता है। सिस्टम बूट क्या है जी? व्हेन पावर इनिशिएटेड ऑन सिस्टम एग्जीक्यूशन स्टार्ट एट अ फिक्स मेमोरी लोकेशन, ठीक है। बायोस ने एक फिक्स मेमोरी लोकेशन पे काम करना होता है, हम उसे बूटस्ट्रैप या लोडर भी बोलते हैं, ठीक है। OS मस्ट बी मेड अवेलेबल टू हार्डवेयर। अगर आपके हार्डवेयर में OS नहीं है तो आपको बेसिक इनपुट आउटपुट जो आपके बायोस हैं, माइक्रो कर्नल भी हमने कहा था या फर्मवेयर भी कहा था, अगर वो ही नहीं है तो आपका सिस्टम इनिशिएट ही नहीं होता, ठीक है। और अगर आपका बायोस एक्टिव हो गया और उसने तमाम हार्डवेयर को इनिशिएट कर दिया, लिस्ट आउट भी कर दिया, उसके बाद सबसे पहले वो आपकी मेमोरी जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है वहाँ से उसने OS को 1 बाय 1 सेक्टर बाय सेक्टर रीड आउट करना होता है। लेकिन अगर आपकी सेकेंडरी स्टोरेज पे आपका OS नहीं है तो वो आपको नो ऑपरेटिंग सिस्टम का एरर दे दिया, ठीक है। ये आपकी बेसिक इनपुट आउटपुट यूनिट या बूटस्ट्रैप का ये काम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताता जाऊँ कि अगर आपकी OS में अगर आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में OS है ही नहीं तो आपका OS मिसिंग का एरर आएगा। अगर आपने उस एरर को रिमूव करने के लिए OS इंस्टॉल करना है तो अब आपको जो बायोस है उसमें एक नई डिवाइस सर्च करनी पड़ेगी जो कि आपके OS को इंस्टॉल करे। कॉमनली वो आजकल USBs होती हैं, वरना वो आपकी CD ड्राइव्स, CD-ROMs या आपकी फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, ठीक है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी मेड अवेलेबल टू हार्डवेयर सो हार्डवेयर कैन स्टार्ट इट, ठीक है। OS होना चाहिए ताकि उसे बायोस उसे स्टार्ट करे और हार्डवेयर को यूजेबल बनाए, ठीक है। स्मॉल पीस ऑफ कोड बूट स्ट्रैप लोडर स्टोर द रोम और EEPROMs, ठीक है जी। sometime two step process boot lock or a fixed location ROM by ROM codes, ठीक है जी। कॉमन बूटस्ट्रैप लोडर्स आर grub allows section of the kernel from the multiple disk versions, और सेकेंड है जी kernel loads and system is then running। आज हमने बात की है जी डिवाइसेस की,
हमने बात की है सर्विसेज की, यूज़र प्रोसेसेस और अदर सिस्टम्स की। फिर हमने ओएस के स्ट्रक्चर्स की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात की, इंटरफेसेस की बात की। फिर हमने मुख्तलिफ ओएस के डिज़ाइंस की बात की, अप्रोचेस की बात की, ठीक है। फिर हमने एंड में बूट्स की बात की। ये आपका चैप्टर 2 है जी। इस चैप्टर से रिलेटेड एक होमवर्क है जो कि आपने करना है और ये मुझे आपने 4 दिनों में सबमिट करना है। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।